दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को मारकर घर के कमरे में गड्ढा करके गाड़ देती है। उसके बाद अपने जेठ को फोन लगाकर कहती है कि आपको हमारे घर में टाइल बिछानी है और बताती है कि उस कमरे से एक पाइपलाइन जा रही थी, वो पूरी तरह से चौक हो चुकी है। इस वजह से कमरे के अंदर पानी आता है और पूरे घर में बदबू फैल जाती है। उसका जेठ कहता है कि फिलहाल मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, जब काम से वापस आऊंगा तो मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन वो जब चौक पर जाता है तो उसे काम नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि आज क्यों ना हम अपने एक भाई के कमरे को ही ठीक कर दें। उसके बाद वो अपने भाई के घर जाता है। घर जाकर जब वो कमरे को देखता है तो वो बोलता है यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक है, बस यहाँ पर दो तीन टाइल बिछनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसके भाई की पत्नी उसे 1,000 रुपए देती है और बोलती है आप इसे किसी भी तरह से बिल्कुल ठीक कर दो। उसके बाद वो व्यक्ति मार्केट जाता है। मार्केट से दो तीन टाइलें खरीदता है। टाइलों का जो सामान होता है वो खरीदता है। उसके बाद वो घर आकर उस कमरे में टाइल लगाना शुरू कर देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस कमरे में टाइल लगा रहा है, जिस जगह पर वो टाइल लगा रहा है, उस जगह पर उसके भाई की लाश गड़ी हुई है। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उस पत्नी के पति की थी, जिसने अपने घर में टाइल बिछाने के लिए पति के भाई को बुलाया था। दोस्तों, ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर उस महिला ने अपने पति के 3 टुकड़े क्यों किए होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई कि आखिरकार उस महिला ने अपने पति को क्यों मारा और उसके 3 टुकड़े करके घर के कमरे में उसने दफन क्यों किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेश लोधी। आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। इसका एक थाना है बक्सा। इस थाना क्षेत्र में एक गांव आता है अभिनंदन पट्टी। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था अखिलेश चौहान। वो महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक जगह थी बिलालपाड़ा, वहां पर वो रह रहा था। दोस्तों, अखिलेश चौहान काफी दिनों से वहां पर रह रहा था और उसने एक मेहनत मजदूरी करके काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे और वहां पर वो एक 1 BHK का फ्लैट खरीदता है। लेकिन उसका पेमेंट कुछ अधूरा रह जाता है और वो बाकी का पेमेंट देने के लिए काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वायदे की तारीख नजदीक आती जा रही थी और पैसों का कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो अपने बड़े भाई को फोन लगाता है और जब वो अपने भाई को फोन लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। और वो जिस भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, उस भाई का नाम विजय था। विजय ने ही अपने भाई अखिलेश से वादा किया था कि जब वो फ्लैट लेगा तो कुछ पैसों की मदद वो कर देगा, क्योंकि विजय के पास करीब 10-11 लाख रुपए का इंतजाम था। उसने ही अपने भाई से वादा किया था। अखिलेश अपने भाई विजय से बात करने की काफी कोशिश कर रहा था और उसे फोन भी लगा रहा था, लेकिन उसका फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद अखिलेश अपनी भाभी गुड़िया के पास फोन लगाता है और वो अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी, आप मेरी विजय भैया से बात करा दो, मुझे भैया से कुछ अर्जेंट बात करनी है, कुछ जरूरी बातें करनी है। उसकी भाभी कहती है कि फिलहाल में अभी तुम्हारे भैया बाहर किसी काम से गए हैं, जब वो घर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। उस दिन अखिलेश का दिन पूरा बीत जाता है, लेकिन भैया से बात नहीं हो पाती है। उसके बाद अगले दिन फिर अखिलेश अपनी भाभी से फोन लगाता है और बोलता है कि आज मेरी भैया से बात करा दो। उसके बाद उसकी भाभी कहती है कि आज तुम्हारे भैया कुरला किसी काम से गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो मैं बात करा दूंगी। दरअसल कुरला महाराष्ट्र में एक जगह लगती थी। आज भी गुड़िया अपने देवर को ऐसे ही टाल देती है और ऐसे ही करते करते करीब 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अखिलेश की वजह से बात नहीं हो पाती है। दरअसल अखिलेश अपनी भाभी से बात कर लेता था, उसके बाद उसकी भाभी का भी फोन बंद आने लगा, तो अखिलेश काफी परेशान होने लगता है। दरअसल ये 4 भाई थे जो उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव अभयनंदन पट्टी के रहने वाले थे। लेकिन वो चारों भाई मुंबई काम करने के लिए गए थे। वो चारों भाई मेहनत मजदूरी करते थे। कोई राजमिस्त्री का काम करता था तो कोई टाइल पत्थर का काम करता था। इस तरीके से वो चारों भाई अपना अपना गुजारा चला रहे थे। तभी अखिलेश काफी परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई है जो भैया से मेरी बात नहीं हो पा रही है, और भाभी से भी बात होती थी, उनका भी अब नंबर बंद आने लगा है। तभी अखिलेश अपने बड़े भैया अजय चौहान को सारी बात बताता है और कहता है कि भैया से और भाभी से किसी भी तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है,
हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो लोग कहाँ पर हैं और कैसे हैं। इसलिए हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए आखिर क्या बात हुई है। उसके बाद ये तीनों भाई वहां पर जाते हैं जहां पर विजय रहता था। विजय के घर पर जाकर देखते हैं तो उसके मेन गेट पर ताला लटका हुआ था। उसके बाद ये तीनों भाई और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि घर पर ताला लगा हुआ है और किसी भी तरीके से इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिर इनके साथ क्या हुआ है, कहां पर ये गए होंगे, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग पड़ोसियों से पूछना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें पड़ोसी बताते हैं कि इन्हें हमने यहाँ पर 19 जुलाई 2025 को देखा था। उसके बाद इन्हें हमने यहाँ पर नहीं देखा है। उसके बाद ये तीनों भाई सामने एक दुकान बनी थी वहां पर जाते हैं, उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि तुम्हारी भाभी को तो मैंने देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया को काफी दिनों से मैंने नहीं देखा है। और तुम्हारी भाभी भैया के एटीएम का पिन बदलवाने आई थी तुम्हारे भैया का फोन लेकर। उसके बाद मैंने उन्हें भी नहीं देखा है। तभी विजय के भाई अजय ने बताया था कि मैं यहाँ पर 2-3 दिन पहले आया था और गुड़िया ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक पाइपलाइन थी और वो चौक हो गई थी। इस वजह से कमरे में बदबू आती थी और उसने मुझसे कमरे में टाइलें बिछवाई थी। उसने मुझे 1000 रुपए दिए थे। मैं मार्केट से सामान लाया था। उसके बाद उसके कमरे में मैं काम करके गया था। तभी ये बात पड़ोसी सुन लेते हैं और पड़ोसी बताते हैं कि जिस जगह पर आप पाइपलाइन की बात कर रहे हो वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी पाइपलाइन नहीं है। उसके बाद वो तीनों भाई शक में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पहले तो एटीएम का पिन बदला गया है और दूसरा हमसे पाइपलाइन के बारे में झूठ बोला गया है। उसके बाद ये तीनों भाई उस घर का ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़कर उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में उसने टाइल लगवाई थी। वहां पर जाकर कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन उस रूम में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है जिसके आधार पर उनका पता लग सके। उसके बाद ये तीनों भाई आपस में बातचीत करने लगते हैं और जिस कमरे में टाइल बिछाई गई थी उसी कमरे पर शक करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि जिस कमरे में टाइल बिछाई गई थी वहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद वो तीनों भाई उस कमरे की टाइलें तोड़ते हैं और जैसे ही टाइल टूटती हैं वैसे ही उस कमरे से काफी तेज दुर्गंध निकलती है। उसके बाद उन्हें शक हो जाता है और वहां पर वो गड्ढा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहां पर 3-4 फुट का गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में विजय की लाश मिलती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और देखने पर ऐसा लग रहा था कि विजय के करीब 3 टुकड़े किए गए थे। उसके बाद ये सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच करना शुरू कर देती है। इसके बाद गुड़िया का पता लगाने की काफी कोशिश की जा रही थी, लेकिन गुड़िया का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इस वजह से पुलिस ने 7 टीमों का गठन किया और जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस गुड़िया की छानबीन में लगी हुई थी। तभी गुड़िया के फोन का व्हाट्सएप ऑन होता है और जैसे ही व्हाट्सएप ऑन होता है तभी पुलिस सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन निकलवाते हैं। लोकेशन निकलवाने के बाद उसे पुणे से गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद गुड़िया को अपनी हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तभी गुड़िया बताती है कि एक मानू नाम का लड़का है जो बीएससी का 3rd ईयर का स्टूडेंट है और ये लड़का गुड़िया से करीब 8 साल छोटा था। इसी लड़के से गुड़िया का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी इश्कबाजी में आकर गुड़िया ने अपने पति के 3 टुकड़े कर दिए और कमरे में गाड़ कर उसके ऊपर टाइल लगवा दी थी। उसके बाद पुलिस गुड़िया और मोनू से तमाम सवाल कर रही थी। इसी बीच गुड़िया का एक 7 साल का बेटा था, वो गुड़िया के साथ ही था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन गुड़िया का जो 7 साल का बेटा था उसे इस मामले में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट मोनू और गुड़िया को जेल भेज देती है। दोस्तों, एक पत्नी ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है? वो किसी के प्रेम जाल में फंसकर अपने पति के 3 टुकड़े करती है, उसके बाद कमरे में गड्ढा करके उसे गाड़ देती है, उसके बाद उसके भाई से ही उसके ऊपर टाइल लगवा देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये जानकारी हमने सोशल मीडिया से इकट्ठी करके आपको सुनाई है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही सच्ची घटना आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।